जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विजिट चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। अगर दोस्तों आप 2024-25 में एडमिशन लेना चाहते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी में, तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो प्रोसेस होती है, वो होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, ठीक है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो प्रोसेस होती है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हमें कैसे भरना है, ऑनलाइन कैसे भरें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। आप सभी को पता होगा कि अगर आपको एमपी के किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे आपका दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो, दोस्तों ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही एडमिशन्स होते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी में। तो दोस्तों एडमिशन लेने के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें कैसे भरना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम है ई प्रवेश, ठीक है? ई प्रवेश आपको इस वेबसाइट पर आना है। इसमें होता क्या है कि एमपी की जो भी यूनिवर्सिटियाँ लगभग 8 यूनिवर्सिटी इससे कनेक्ट है। जैसा कि आरडीबीबी यूनिवर्सिटी, देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी, ठीक है? यहाँ पर अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, इनके एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस होते हैं, इनके एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस होते हैं, उन एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन्स होते हैं ई प्रवेश के माध्यम से, ठीक है? ई प्रवेश के माध्यम से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन्स होते हैं, ठीक है? बीए, बीकॉम, बीएससी में। तो एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना होता है, एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। यूजी के स्टूडेंट हैं हम, यानी कि हमें अंडर ग्रेजुएट करना है, बीए, बीकॉम, बीएससी करना है। अगर आपको इन कोर्सेज़ में से कोई भी एक कोर्सेज़ करना है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है? तो हम यूजी पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शंस पर। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों लिंक्स दिखाई देंगे, कुछ लिंक्स, लेकिन हमें केवल और केवल जो रजिस्ट्रेशन वाली लिंक से मतलब है, ठीक है? फर्स्ट नंबर पे एक लिंक दिखाई देता है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म अंडर ग्रेजुएट, जो कि 1 मई को एक्टिवेट किया गया है और ये लिंक है ना दोस्तों 20 मई तक एक्टिवेट रहेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर पहुँच जाएँगे, ठीक है? लेकिन दोस्तों जो दूसरे नंबर पर लिंक दिया है इसका क्या यूज़ है? जब आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? फॉर्म हमारा 8 स्टेप में अप्लाई होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ स्टेप्स होते हैं। मान के चलिए आपने 5 स्टेप यहाँ पर अभी सबमिट कर लिए और बाकी के 3 स्टेप रह जाते हैं, तो उन 3 स्टेप्स को इस वाली लिंक से फिल कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ डालना और आप वहीं पर पहुँच जाएँगे जहाँ पर आपने आपने फॉर्म अपना छोड़ा था, ठीक है? बात समझ में आ गई? यहाँ पे एक तीसरा लिंक भी दिया गया है, इसका क्या मतलब है? ठीक है? इसका मतलब होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पेमेंट वगैरह सब कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप इसकी रिसिप्ट नहीं निकाल पाए। तो इस वाली लिंक से आप रिसिप्ट निकाल पाएँगे, ठीक है? तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फर्स्ट वाली लिंक पर। अब दोस्तों हम इसके अगले पेज पर पहुँच जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा, हमें 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाता जा रहा हूँ। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है? यहाँ पर एक तो येस का दिखाई देगा, एक नो का दिखाई देगा। येस का क्या मतलब है कि अगर आपने 12th क्लास एमपी बोर्ड से किया है या आपने 12th क्लास एमपी का ओपन बोर्ड होता है, जैसा कि रुक जाना नहीं योजना से किया है, 12th क्लास पास आउट, तो आपको येस कर देना है, ठीक है? अगर आपने एमपी बोर्ड या 12th क्लास नहीं किया है ओपन बोर्ड से, जैसे सीबीएसई बोर्ड से किया है आपने या एमपी के अदर बोर्ड से किया है, तो फिर आपको नो कर देना है। इसमें अंतर क्या होता है, जब आप यस करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपसे एमपी बोर्ड की 12वीं क्लास की डिटेल मांगेगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने 12वीं क्लास कौन से बोर्ड से किया है, एमपी बोर्ड से या ओपन स्कूल बोर्ड से। तो आपने जिस बोर्ड से किया वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हमने एक बोर्ड सिलेक्ट कर लिया, कौन से ईयर में किया है 12वीं क्लास वो सिलेक्ट करना होगा। 12वीं क्लास का रोल नंबर डालना होगा, जो भी आपका रोल नंबर है वो फिल कर देना, ठीक है? रोल नंबर, इसके बाद में यहाँ पर अपना मम्मी का नाम डाल देना। अब यहाँ पर जो डाटा फिल करना है वो 12वीं क्लास की मार्कशीट में, ठीक है? मार्कशीट में जो भी डाटा लिखा है ना, जैसे कि आपकी मम्मी का नाम जो भी लिखा है मार्कशीट में वही लिखना है। अगर आपकी मार्कशीट की में मम्मी का नाम सरनेम है तो सरनेम डालना, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना। सॉरी, यानी कि सरनेम है तो सरनेम फिल करना, नहीं अगर सरनेम नहीं है तो सरनेम नहीं डालना है। यानी कि जो भी 12वीं क्लास की मार्कशीट में लिखा है वही आपको फिल करना होगा, ठीक है? इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। होता क्या है कि हमने यहाँ पर डिटेल गेट डिटेल्स पर क्लिक किया तो हमारे पास में पूरी डिटेल्स आ जाती है। यानी कि कैसी डिटेल्स आ जाती है, 12वीं क्लास की जो भी हमारी डिटेल है ना, सारी डिटेल आ जाएँगी। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है आपकी मम्मी का नाम, आपका नाम आ गया, ठीक है? आपका कंप्लीट नेम यहाँ पर आ जाता है,
ठीक है। आपका जो भी नाम होगा वो नाम आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है आवेदक का माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल भोपाल द्वारा प्रदत्त जानकारी से सत्यापन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर सत्यापन हो जाता है आपका तो यस होगा, और वैसे यस और नो आता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। काफी स्टूडेंट डाउट करते हैं यस लिखा है नो लिखा है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर नो भी लिखा है ना तो भी आपका जो सत्यापन होगा ना, यानी कि जो वेरिफिकेशन होगा ना आपका, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे और जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लोगे तो उसके 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली आपका सत्यापन हो जाता है, यानी कि वेरिफिकेशन हो जाता है। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा और उस मैसेज में लिखा होगा कि आपका फॉर्म सत्यापित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, 17-18 मिनट तक वीडियो पहुंच जाएगा हमारा। यहाँ पर आपका 12वीं क्लास का डाटा आ चुका है। यहाँ पर हम 10वीं क्लास की मार्कशीट में देख करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। यहाँ पर लिखा भी गया है 10th मार्कशीट के बेसिक पर, ठीक है। यहाँ पर कंफर्मेशन डाल देंगे 10th क्लास की मार्कशीट की। यहाँ पर हम अपनी जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो फिल कर देना, ठीक है। कंफर्म कर देना, रिलीजन सिलेक्ट कर लेना, आपका ब्लड डोनेशन यानी कि ब्लड ग्रुप जो भी है वो डाल देना। अगर नहीं पता है तो नोट डाउन पर क्लिक कर देना। इसके बाद सिंगल क्लिक कर लेना, क्योंकि आपकी अभी शादी नहीं हुई है। और ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अभी आप सिंगल ही हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें आगे, एक चीज है जो कि इस बार ऐड की गई है, इस बार का मतलब है 2024 में ऐड की गई है। अभी 2023 तक वो चीज ऐड नहीं थी। कौन सी चीज? ईमेल आईडी की, ठीक है। ईमेल आईडी इस बार ऐड कर दिया गया, तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी वही डालना है जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, आपका सही ईमेल आईडी है। यहाँ पर गलत ईमेल आईडी नहीं डालना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर भी आपको सही डालना है, अपना मोबाइल नंबर गलत फिल नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आगे की सारी प्रोसेस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से आगे की प्रोसेस जानने से पहले हम थोड़ी से पीछे जाएंगे और जहाँ पर मैंने यस और नो करवाया था, अब देखेंगे कि अगर हम नो करेंगे तो हमारे सामने क्या इंटरफेस आएगा। तो वापस से हम इसी पेज पर आ गए हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब नो करेंगे और नो करके देखेंगे। तो यहाँ से हम नो कर देते हैं। नो करने के बाद में हमारे सामने उसी तरह का इंटरफेस आएगा, बस एक चीज हमसे नहीं पूछी जाएगी। और वो क्या नहीं पूछा जाएगा मैं आपको बता दूं, 12वीं की डाटा, 12वीं क्लास का डाटा हमसे पूछा नहीं जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि हमने 12वीं क्लास दोस्तों ना तो एमपी बोर्ड से की है ना ओपन बोर्ड से की है, हमने सीबीएसई बोर्ड से की है, ठीक है। सीबीएसई से नहीं की होगी तो हमने की होगी एमपी के अदर स्टेट बोर्ड से, ठीक है, यानी कि जो अलग बोर्ड है उनसे की होगी, या अदर स्टेट से की होगी, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, वहां से किया। तो अगर आपने इस तरह से किया है तो फिर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो आपका डाटा है ना पूरा फिल करना होता है, जैसा नेम, मम्मी का नेम, पापा का नाम। अभी क्या हुआ था, 12वीं क्लास में पूरा डाटा फिल किया हुआ आया था, लेकिन अब यहाँ पर हमें फिल करना होगा और आगे की सारी प्रोसेस सेम रहने वाली है। चलिए यहाँ पर हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करेंगे और अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगाते हैं। चलिए यहाँ पर हम मोबाइल नंबर फिल करते हैं, वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ से वेरीफाई मोबाइल नंबर पर। और जैसा कि देख पा रहे हैं हमने वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक किया, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है हमें। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर, अब हमारे सामने अगला स्टेप आएगा पासवर्ड का, ठीक है। जैसे ही हमने अपना नंबर वेरीफाई किया, हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा पासवर्ड का, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। हमें अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। अब दोस्तों मैं बताऊं आपको, यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा गया है कि आपको पासवर्ड किस तरह से बनाना है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपका कोई भी नाम होगा, ठीक है, जैसा कि मैं अपने नाम से एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, और आपको भी पासवर्ड ऐसा ही बनाना है। अगर आप ऐसा पासवर्ड नहीं बनाएंगे तो फिर यहाँ पर एरर आ जाएगा रेड कलर में, प्लीज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एरर लिखकर आएगा, इनकरेक्ट लिखकर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही आपको पासवर्ड बनाना है। जैसा मेरा नाम शुभम है तो शुभम का मैंने क्या किया, एस कैपिटल ले लिया, बाकी के लेटर मैंने स्मॉल कर दिए, ठीक है, बाकी के लेटर मैंने स्मॉल कर दिए। इसके बाद में हमें एक स्पेशल कैरेक्टर बनाना है, मैंने @ ले लिया। अब जीमेल वाला जो @ होता है ना, gmail.com @gmail.com, वही वाला मैंने @ दे लिया। अब मुझे मैथमेटिकल्स नंबर लेने हैं तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 ले लूंगा, या आप यहाँ पर मैथमेटिकल नंबर कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, और जो आपका पासवर्ड होना चाहिए 7 अक्षर से ज़्यादा का आपका पासवर्ड होना चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है।
तो दोनों जगह अपना पासवर्ड डाल देना, यहाँ पर भी पासवर्ड डाल देना, यहाँ पर भी पासवर्ड डालना, कैप्चा कोड का जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर डाल देना, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके आगे बढ़ जाना। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा स्टेप आ जाएगा, जैसा कि मैंने बताया पहले कि हमें 8 स्टेप में अपना फॉर्म सबमिट करना है, जिसका बेसिक डिटेल हमने सबमिट कर लिया। दूसरा है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, दूसरा स्टेप। और जैसे हम दूसरे स्टेप पर आएंगे, सबसे पहले हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, वहां पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यानी कि एप्लीकेशन नंबर होता है वो आ जाएगा हमारा। उस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेना अच्छे से, अन्यथा फिर आपको भविष्य में परेशानी को सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद में यहाँ पर भी दोस्तों आपको अपनी एप्लीकेंट आईडी दिखाई देगी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, जो कि 124 से स्टार्ट होता है यानी कि 124 से स्टार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप क्या करना है, यहाँ पर इंडियन पर चेक मार्क कर देना है और यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस फिल कर देना, ठीक है। जो भी एड्रेस है फिल कर देना। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आप चेक मार्क कर देना, तो आप जो भी एड्रेस फिल करोगे तो यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना और यहाँ पर पूरा एड्रेस यहाँ पर वो आ जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है कि यहाँ पर हमारा परमानेंट एड्रेस फिल होता है नीचे, यानी कि जहाँ पर हमारा घर है। लेकिन काफी स्टूडेंट क्या होते हैं, पढ़ने के लिए बाहर आते हैं शहर में, तो जो स्टूडेंट अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं इस शहर का। अगर आप अपना परमानेंट एड्रेस दोनों जगह डालना चाहते हैं तो दोनों जगह भी परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप आ जाएगा हमारा रिजर्वेशन एंड वेटेज का, ठीक है। रिजर्वेशन एंड वेटेज का हमारा तीसरा ऑप्शन आएगा और यहाँ पर अब पूरा का पूरा फॉर्म चेंज कर दिया गया है। तीसरे ऑप्शन से हमारा जो 2024 में फॉर्म बनने का तरीका है पूरी तरह से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। 2023 में, ठीक है, 2022 में पूरी प्रोसेस अलग थी, ठीक है, लेकिन अब इस बार पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या चेंजिंग की गई, एक तो एबीसी आईडी का चेंजिंग किया गया है। पहले 2023 में भी एबीसी आईडी का ऑप्शन था, लेकिन वहां पर एबीसी आईडी कंपलसरी नहीं थी, लेकिन अब 2024 में एबीसी आईडी को कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी एबीसी आईडी फिल करनी ही पड़ेगी। जब तक आप अपनी एबीसी आईडी को फिल नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको एबीसी आईडी यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। जैसे ही एबीसी आईडी पर फिल करोगे यानी कि अपनी एबीसी आईडी फिल कर दोगे, गेट वेरीफाइड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद भाई सारा फॉर्म सबमिट करना है। चलिए मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी एबीसी आईडी को फिल कर दिया है यहाँ पर, जैसा कि देख पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर गेट वेरीफाइड पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं गेट वेरीफाइड पर क्लिक करूंगा होगा क्या, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि डिजी लॉकर एंड एनईडी अकादमिक से प्राप्त जानकारी के अनुसार विवरण एबीसी आईडी का मिलान नहीं हो पाया है, यानी कि हमने जो एबीसी आईडी यहाँ पर फिल किया उसका यहाँ पर मिलान नहीं हो पाया। आपके केस में भी ऐसा आ सकता है, ठीक है, आपके केस में भी ऐसा आ सकता है, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त है कि आपने एबीसी आईडी फिल अपनी अच्छे से की हो, सही की है, तो कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मिलान नहीं हो पाया इस तरह का आ रहा है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से यस करेंगे मध्य प्रदेश मूल निवासी, यानी कि क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो आप सिलेक्ट कर लेना। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। ऐसे कुछ जातियां होती हैं जो अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी के अंतर्गत आती है, ठीक है। जैसे कि हमारा जैन समुदाय हो गया, माइनॉरिटी के अंतर्गत आता है। तो आपका समुदाय किस कैटेगरी में आता है, माइनॉरिटी में आता है या नहीं आता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। अगर आता है तो माइनॉरिटी पर क्लिक करना, अन्यथा नॉन माइनॉरिटी आपको क्लिक करना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो अगला स्टेप है हमारा वो है हमारा मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों क्या इसका मतलब है वो मैं आपको बता दूं। मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र का मतलब होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण। क्या आप मध्य प्रदेश में मूल निवास हैं, अगर आपने यहाँ पर यस किया है तो हमें मूल निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो मध्य प्रदेश के जब आप मूल निवासी हैं तो फिर आपको क्या है यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा। जब आप नो करेंगे यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, अदर स्टेट के निवासी हैं, तो अगर आप नो पर क्लिक करेंगे ना तो फिर यहाँ पर आपसे ना तो मूल निवासी का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, ना आपसे समग्र आईडी मांगी जाएगी, ना ही आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, ना ही आपसे पूछा जाएगा बीपीएल कार्ड के बारे में। तो ये सभी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे तो ये सभी चीजें आपको फिल करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको समग्र आईडी नंबर डालना है, ठीक है। समग्र आईडी आपको अपनी खुद की समग्र आईडी डालनी है। एक तो आपकी परिवार की आईडी होती है,
ठीक है, एक परिवार की आईडी होती है, एक आपकी खुद की आईडी होती है, स्टूडेंट की आईडी होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है समग्र आईडी, ठीक है, तो आपकी 9 अक्षर की आईडी होती है, वो उस आईडी डालनी होगी। अगर यहाँ पर लिखा होता परिवार की समग्र आईडी, तो फिर आपको यहाँ पर परिवार की डालनी होती, लेकिन आपको खुद की डालनी है, तो यहाँ पर परिवार की नहीं डालनी है। अगर यहाँ पर आप परिवार की समग्र आईडी जो 8 नंबर वाली डाल देते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपनी आईडी डालते हैं, तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगला स्टेप है कि आपके पास वोटर कार्ड है, तो हमारे पास वोटर कार्ड है तो यस कर देंगे। अगला स्टेप पूछा जाएगा कि आपके पास बीपीएल कार्ड है, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो यस करना। जब आप यस करोगे तो यहाँ पर आपको बीपीएल का नंबर देना पड़ेगा। अगर आप नो करोगे तो बीपीएल का नंबर नहीं देना। आपको अपनी विधानसभा सिलेक्ट करनी होगी, यानी कि आपकी जो विधानसभा का वो जिला कौन सा होता है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में आपकी कौन सी विधानसभा लगती है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस बार जो नया फीचर्स है या हम कहें जो नई चीज़ है वो ऐड की गई है। मैंने अभी आपको बताया था एबीसी आईडी वाला ऑप्शंस पहले भी था, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं था, लेकिन इस बार कंपल्सरी कर दिया है। दूसरा यहाँ पर जो नया फीचर ऐड किया गया है वो किया गया है विधानसभा वाला। तो यहाँ पर पहले नहीं था, वो कैटेगरी भी में फिल कर हमें दिया है। अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जो भी हमारी कैटेगरी होती है, जनरल या एससी एसटी, जो भी कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में हमें अपना एमपी टास्क का प्रोफाइल आईडी फिल करना है। दोस्तों मैं जो आपसे कह रहा था ना कि यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जाएगा, तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर यहीं पर मांगा जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में जनरल है तो इसलिए यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। एमपी टास्क प्रोफाइल आईडी आपको डालनी है। अगर आपकी एमपी टास्क पर बनी है तो ठीक है, नहीं बनी है तो भी ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं इस कॉलम को, ठीक है। इसके बाद में कुल परिवार की वार्षिक आय में फिल कर देना है आपकी परिवार की वार्षिक आय कितनी है, यानी कि आपके परिवार का इनकम सर्टिफिकेट कितना है। आपके परिवार की जो भी वार्षिक आय है वो यहाँ पर फिल कर देना। दोस्तों एक चीज समझना, अगर आपसे जनरल की है तो कोई नहीं मांगेगा। ओबीसी होगा तो ओबीसी का मांगा जाएगा, ठीक है। वहां पर आपसे क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर भी पूछा जाएगा, ठीक है। वहां से पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। एससी के में भी आएगा, एसटी के केस में भी आएगा, ठीक है। लेकिन जनरल के केस में ऐसा नहीं होगा। हमने परिवार की वार्षिक आय फिल की, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि आप दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में संपर्क यानी कि नन पर क्लिक कर देना आपको, यहाँ पर और कुछ नहीं करना, ठीक है। नन पर क्लिक कर देना। इसके बाद में क्या आप अधिभार लेना चाहते हैं, क्या अधिभार लेना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि खेलकूद का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कला संस्कृति का कोई सर्टिफिकेट हो, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, तो यहाँ पर क्लिक करना, एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह नंबर फिल कर देना। अगर कुछ भी नहीं तो कोई नहीं, पर यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सिविल नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में जो अगला स्टेप हमारे सामने आएगा वो आएगा 200 क्वालिफिकेशंस का। कौन सा क्वालिफिकेशंस, यहाँ पर हमें 12वीं क्लास की क्वालिफिकेशन है जो कि फिल करनी होंगी। यहाँ पर दोस्तों आप 12वीं क्लास की क्वालिफिकेशन फिल करना, 12वीं का रोल नंबर फिल करना, आपने 12वीं क्लास कब पास आउट किया है, आपका रिजल्ट क्या बना है, पास है, सप्लीमेंट्री है, आपने कौन सा ग्रुप सिलेक्ट किया है, ये सारी चीजें आपको सिलेक्ट करनी। चलिए यहाँ से हम जल्दी जल्दी सिलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना, ठीक है। इसके बाद में आपने परीक्षा कब पास किया, यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है कोई एक। जब भी आपने परीक्षा पास की, आपने 12वीं क्लास की जो परीक्षा पास की है या अभी आपकी सप्लीमेंट्री, अगर आपका फाइनल रिजल्ट पास है तो पास सिलेक्ट करना, अगर आपका फाइनल रिजल्ट सप्लीमेंट्री तो सप्लीमेंट्री सिलेक्ट करना। जब आप सप्लीमेंट्री करोगे तो होगा क्या कि आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। सप्लीमेंट्री स्टूडेंट का नाम कब आता है दोस्तों, उनका आता है सीएलसी राउंड में, ठीक है। ये सीएलसी में नहीं आएगा तो सेकंड राउंड में नाम आएगा, यानी कि जब रिजल्ट कंफर्मेशन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में। तो फर्स्ट राउंड तक तो आपका कंफर्म रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो इसलिए आपको सेकंड राउंड का वेट करना ही होगा। लेकिन होता क्या है कि सेकंड राउंड में जो फीस होती है ना रजिस्ट्रेशन की, वो ज़्यादा कर देते हैं, 500 रुपये कर देते हैं, या सेकंड राउंड में नहीं करेंगे तो सीएलसी में 500 रुपये कर देंगे। तो इसलिए क्या होता है, हमें फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जिससे हमें आगे परेशानी को सामना नहीं करना पड़ता है और हमें कम फीस में ही हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम अपना फाइनल रिजल्ट यानी कि पास सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपने जिस भी ग्रुप से किया है, ठीक है, जिस भी ग्रुप से किया है वो आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसा मैथ ग्रुप है, बायोलॉजी ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप है, जो भी ग्रुप है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। हम यहाँ पर मैथ ग्रुप से हैं तो मैथ ग्रुप सिलेक्ट करें। इसके बाद मंडल का नाम, हमारा मंडल का नाम क्या है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में क्या होगा कि क्या आपने जो भी 12th क्लास पास किया है, वो 12th क्लास जो पास किया है ना यहाँ पर, वो मध्य प्रदेश के कौन जिले से किया है या मध्य प्रदेश के अदर जिले से किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अदर जिले का मतलब होता है कि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश से किया है 12वीं क्लास, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यस करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं 2024 में नया ऑप्शन जोड़ा गया है, 2023 में नए ऑप्शन नहीं था।
तो हम यहाँ से यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमसे पूछा जाएगा कि हमारा जिला आखिर कौन सा है, ठीक है, जहाँ से हमने 12वीं क्लास पास किया। तो हमारा जो भी जिला होगा वो हम यहाँ से जिला सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपका जो रिजल्ट आए ग्रेड में या परसेंटेज में, तो हमारा रिजल्ट परसेंटेज में तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके नंबर कितने बने हैं वो आपको फिल करना, ठीक है। कुल प्राप्तांक में अपने नंबर डालना, 500 क्लिक करना, क्योंकि आपका 12वीं क्लास का नंबर आता है वो टोटल 500 में से बनता है। आपके नंबर कितने आए डाल देना, आपकी ऑटोमेटिक परसेंट बन जाएंगे, और जो भी परसेंट बन रही है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। सेम टू सेम यहाँ पर आपको परसेंट फिल कर देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि आपने कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया है। अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो यस करना, नहीं लिया है तो नो करना। अगर आप यस करते तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, इसे ओके कर देना, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है यस करने पर कि आप जब चॉइस फिलिंग करते हैं तो वहाँ पर अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ही अपनी चॉइस फिलिंग करना है, यानी कि आपने जो एडिशनल लिया है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने जो एडिशनल विषय लिया है उस एडिशनल विषय का यहाँ पर अतिरिक्त विषय का हमें नंबर सिलेक्ट करना है। यानी कि हमें क्या करना है कि अभी हमने 500 में से अपने नंबर बनाए थे, लेकिन अब हम जोड़ेंगे 600 में से, यानी कि हमारे 6 विषय के टोटल कितने नंबर हो रहे हैं वो नंबर डालना, ठीक है, और यहाँ पर 600 फिल करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जितने भी नंबर बने 440 बने हैं, 600 में से इनकी परसेंटेज आ जाएगी और सेम टू सेम परसेंटेज यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। ये करना उन स्टूडेंट को जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है, लेकिन जिन्होंने एडिशनल नहीं लिया है तो उन्हें इस सब चीज़ से मतलब ही नहीं है। इसके बाद में एक नया ऑप्शन जोड़ा, पहले ये ऑप्शन नहीं था 2023 में, अब 2024 में इस नए ऑप्शन को जोड़ा गया है, कैरियर ऑप्शन, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, कि आप बीएससी करने के बाद किस फील्ड में जाना चाहेंगे, आप अपना कैरियर किस में बनाना चाहेंगे, बिजनेस में या गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, स्टार्टअप में, जो भी आप करना चाहते हैं करियर में आगे वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके आगे बढ़ जाना है हमें। चलिए यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा हमारा दोस्तों, ये भी जो नया ऑप्शन है 5वें नंबर का, वन स्टेप अप, 2024 में इसको ऐड किया गया है। 2023 में नया ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि आप वन स्टेप के अंतर्गत आते हैं। वन स्टेप उन स्टूडेंट के लिए होता है या जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, या ठीक है, उनके लिए ये होता है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, नो ही करना है, ठीक है, नो करना होगा। यस से हमें यहाँ पर मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप यस करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एनओसी प्रमाण पत्र पूछा जाएगा। यहाँ पर आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, हमारे लिए नहीं है, जो जॉब कर रहा है उसके लिए ऑप्शंस बनाया गया है। तो यहाँ पर हम नो करेंगे और दोस्तों नो पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम नो पर क्लिक कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो अगला स्टेप है दोस्तों फोटो एंड साइन का। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना फोटो अपलोड करना है, अपना साइन अपलोड करना है। अब सबसे पहले समझना कि हमारा जो फोटो का जो साइन का साइज है 100 केबी होना चाहिए। 100 केबी से ज्यादा का अगर फोटो होगा, जैसा 101 केबी, 102 केबी, तो फोटो अपलोड नहीं होगा। 100 से अगर 99 का होगा, 98 का होगा, फोटो अपलोड हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में जो फोटो होना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। फोटो का हाइट एंड डायमेंशन क्या रहेगा वो भी आपको यहाँ पर देख लेना है। हाइट एंड डायमेंशन से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो फोटो का साइज है वो बस इतना होना चाहिए, 100 केबी से कम ही रखें। साइन का साइज अपने आप अपलोड हो जाएगा, डायमेंशन से कोई मतलब। हमारा फोटो एंड साइन होगा वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी आपका फोटो एंड सिग्नेचर रखा है। चलिए यहाँ पर हमने अपना फोटो लिया, यहाँ पर फोटो लिया, इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम अपलोड पर क्लिक करेंगे हमारा फोटो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। ऐसे हम यहाँ पर अपने साइन को भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने साइन पर क्लिक किया, ठीक है, हमने अपलोड पर क्लिक किया और यहाँ पर हमारा साइन भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि अपलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क कर देना। चेक मार्क करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हमको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप जो आता है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ठीक है। हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट दिखाई देगी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाई देगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर एक चीज और बढ़ जाएगी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ओबीसी के स्टूडेंट होंगे, एससी के स्टूडेंट होंगे, एसटी के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगेगा, तो वो भी आपका एक बढ़ जाएगा। यानी कि 4-5 डॉक्यूमेंट आपके मांग सकता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर, ठीक है। अब दोस्तों जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो ऑप्शन आता है ना,
अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे या आप अदर स्टेट के बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तभी ज़्यादातर ये ऑप्शंस आएगा। लेकिन जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे ना, उनके लिए ऑप्शंस नहीं आता है, ठीक है। 2023 में क्या हुआ था कि एमपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट थे उनके लिए यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आया था डॉक्यूमेंट अपलोड का। स्टूडेंट ने क्या किया, फोटो शाइन अपलोड किया, डायरेक्ट आ गया प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन पर, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का उनके में ऑप्शंस नहीं आया था, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, अगर नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, आप आगे बढ़ जाना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सब कुछ क्लियर करके चल रहा हूँ जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। साइज क्या रहेगा, साइज भी आप देख सकते हैं 125 केबी का आपका साइज रहेगा, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स का। चलिए मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों जहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना, चॉइस फाइल पर क्लिक करके यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अपलोड पर क्लिक करेंगे तो अपलोड हमारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। मैं आपको एक अपलोड करके दिखा रहा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने अपलोड पर क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब इस तरह का इंटरफेस क्यों आया, क्योंकि मैंने जो अपलोड किया वो 50 केबी से कम का फोटो था, यानी कि डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर ध्यान रखना 50 केबी से कम का हमें अपलोड नहीं करना है। हमें जो भी अपलोड करना है 50 केबी से ज्यादा का अपलोड करना है। अगर 50 केबी से अपलोड ज्यादा करें तो डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। इसी तरह से हमें सब चीज अपलोड कर लेनी है, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने सभी अपलोड कर दिया है। इसके बाद में अपलोड होने के बाद में यहाँ पर आप देख भी सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट, आपके अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके बाद में यहाँ पर आप चेक मार्क कर देना तीनों पर। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है हमें। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे सामने अगला स्टेप आ जाएगा, और वो अगला स्टेप आएगा हमारा प्रोसीड एंड लॉग रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्रोसीड एंड लॉग रजिस्ट्रेशन पर। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑनलाइन सत्यापन की स्थिति। यहाँ पर नॉट वेरीफाइड दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है कि अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट होंगे या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं तो नॉट वेरीफाइड आ जाता है। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो यहाँ पर वेरीफाइड दिखाई देता है, ठीक है। इससे कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपका वेरीफाइड दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में या वेरीफाइड कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर आपको दिखाई देता है नॉट वेरीफाइड तो इसका मतलब होता है कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि आपके दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शासकीय महाविद्यालय पर जाने की आवश्यकता नहीं है। शासकीय महाविद्यालय द्वारा दस्तावेजों का ई सत्यापन किया जाएगा। यानी कि आपका अगर नॉट वेरीफाइड भी दिखाई दे रहा है तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपके जो ऑनलाइन सत्यापन है वो कर दिया गया है, ठीक है। अगर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की इंक्वायरी करने के लिए एक बार, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या चीजें दिखाई देती हैं, यहाँ पर हमें वही सारी चीजें दिखाई देंगी जो अभी हमने फिल की हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज ऐसा लगती है कि हमने गलत फिल कर दिया तो अभी उसको एडिट कर लेना, ठीक है। बाद में एडिट नहीं होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एडिट तो हो जाएगा लेकिन उसके लिए फॉर्म अनलॉक करवाना पड़ेगा, ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर लॉक करने से पहले एक बार अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने जो आपने जो डाटा फिल किया हुआ है वो सारा डाटा एक बार चेक कर लेना लॉक होने के बाद में। फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। हमें गवर्नमेंट कॉलेज जाना होता है, गवर्नमेंट कॉलेज से फॉर्म को अनलॉक करवाना पड़ता है। जब अनलॉक हो जाएगा उसके बाद में हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा झंझट का काम हो जाता है। तो आप पहले ही इस चीज को अच्छे से कर लेना, यानी कि आपको एडिट करने की आवश्यकता ना पड़े, फॉर्म ऐसे सबमिट करना, ठीक है। अभी आप एक बार और चेक कर लीजिए यहाँ पर लॉक करने से पहले। तो हम इसको लॉक कर देते हैं। यहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा कि डू यू वांट टू प्रोसीड लॉक रजिस्ट्रेशन बाय सिटीजन, तो यहाँ से हम ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इस पर ओके करेंगे हमारा जो फॉर्म होता है वो पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। और लॉक होने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं, फीमेल हैं तो फिर आपसे क्या है, नहीं पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, आपसे पेमेंट का ऑप्शंस नहीं आएगा, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट का एक भी पेमेंट नहीं रहता है। लेकिन अगर आप मेल स्टूडेंट है तो वहाँ पर आपको 100 रुपए का पेमेंट करना पड़ता है। तो जब आप जैसे प्रोसीड एंड लॉग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा पेमेंट वाले ऑप्शंस पर, ठीक है। लेकिन अगर आप फीमेल का फॉर्म अप्लाई करोगे तो प्रोसीड एंड लॉग रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डाइवर्ट किया जाएगा प्रिंट वाले ऑप्शंस पर, यानी कि आपको पेमेंट वाले ऑप्शंस पर डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर आपको पूरा डाटा दिखाई दे जाएगा, जो भी हमने फिल किया है सारा डाटा हमें दिखाई दे जाता है। यहाँ पर अब आपको क्या कर
यहाँ पर दोस्तों एक प्रिंट का आइकन दिखाई देगा, इस प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना। इसके बाद में अब जो हमारा दूसरा स्टेप होने वाला है वो होने वाला है हमारा चॉइस फिलिंग का, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है मैं आपको बता दूंगा, जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा चॉइस फिलिंग के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करना जिससे मैं जल्दी से वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को शेयर करना सभी के साथ में, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। एक बार इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ।